नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। क्या रूस वेनेजुएला को ओरेशनिक मिसाइल देगा? रूस की रक्षा समिति ने पुतिन को यह सुझाव दिया है कि वेनेजुएला को जल्द से जल्द ओरेशनिक मिसाइल की बड़ी खेप भेज दे। पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल एटमी धमाके जैसा वार करती है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उनके पास इतने एटम बम हैं जिससे धरती को 150 बार तबाह किया जा सकता है। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ रूस ही नहीं, चीन के लिए भी है, जिस पर हाइड्रोजन बम से युद्ध भड़काने का आरोप अमेरिका की तरफ से उछाला गया है। मिसाइलों से नहीं, जंगी जेटों से नहीं, न ही जंगी बेड़े। अब युद्ध का फैसला हाइड्रोजन बम से होगा। वही हाइड्रोजन बम जिसे एटम बम से हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी कहा जाता है। वही एच बॉम्ब जिसके टेस्ट से दुनिया दहल जाती है। ट्रंप ने खुलासा किया, पाकिस्तान पर गुप्त परमाणु परीक्षण की सनक सवार है। ट्रंप ने खुलासा किया, चाइनीज ड्रैगन दनादन हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन का एटमी प्रोग्राम तूफानी रफ्तार में चल रहा है। ट्रंप की धमकी, एटम बम से 150 बार तबाह कर सकता हूं ये दुनिया। ट्रंप के सभी दावे खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी दावे को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका ने अगर अब एटमी धमाके शुरू कर दिए तो यकीन मानिए उसके दुश्मन देशों का धरती पर बचना नामुमकिन है। सुपर पावर के परमाणु प्रकोप का ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में ट्रंप के न्यूक्लियर चैलेंज ने अमेरिका के दुश्मनों के बीच कोहराम मचा दिया है। अचानक से परमाणु युद्ध का माहौल अमेरिका क्यों बना रहा है? खुद 8 युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट ले रहे ट्रंप महाविनाश के हथियारों को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां लाल दरबार कहे जाने वाले ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुत्सिन से मुलाकात की है। ट्रंप जिनपिंग के बीच हुई बैठक के फौरन बाद रूस के प्रधानमंत्री की बीजिंग विजिट से सुपर पावर का दिमाग गर्म हो गया है, क्योंकि चीन ने रूस के साथ बड़े कारोबारी साझेदारी का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापक कारोबारी और रणनीतिक साझेदारी से ट्रंप को जोर का झटका लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से पुतिन पर प्रेशर बनाकर यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने की अपील की थी, लेकिन प्रेशर बनाना तो दूर, शी जिनपिंग ने पुतिन से बिग डील कर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова, приветствия и пожелания наилучшие от президента России Владимира Путина. По итогам ваших переговоров с российским лидером, которые проходили в мае в Москве, в сентябре в Пекине, также были приняты решения, которые направлены на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. ट्रंप ये मान चुके हैं कि एटमी रेस में अमेरिका बहुत पीछे है, जबकि सुपर पावर के सभी दुश्मन एकजुट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर गुप्त तरीकों से परमाणु बम का गोदाम बड़ा बना रहे हैं। अमेरिका दुश्मनों के परमाणु प्रोग्राम को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? जाहिर है सुपर पावर पीछे रहेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप मौजूदा वक्त में धरती को 150 बार परमाणु बम से उड़ा देने का दम रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम इस धरती को 150 बार नष्ट कर सकते हैं। रूस के पास भी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी जल्द ही काफी हथियार होंगे। उनके पास अभी भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ट्रंप ने सर्वनाश के हथियारों पर लंबी बात की है, लेकिन पूरी बातों में ये सबसे डरावनी लाइनें हैं। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस से ज्यादा टेंशन चीन ने दे दी है। चाइनीज अकादमी ऑफ साइंसेस के शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में कामयाबी हासिल की है, जिससे बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी की संभावना खुल गई है।
थोरियम ऐसा मेटल है जो रेडियो एक्टिव होता है। थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन तैयार किया जा सकता है। यूरेनियम की तुलना में थोरियम की मात्रा भी ज्यादा है। थोरियम से तब एनर्जी निकलती है जब इसे परमाणु विखंडन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन ने 2 मेगावाट का दुनिया का पहला थोरियम रिएक्टर बना लिया है। चीन के पास 1000 सालों तक थोरियम भंडार है। अमेरिका को जब से ये जानकारी मिली है, खलबली मच गई है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, जैसे चीन अमेरिका के लिए खतरा है, वैसे ही अमेरिका भी चीन के लिए बड़ा खतरा है। हम उन्हें देखते हैं, वो हमें देखते हैं। दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है, खासकर जब बात अमेरिका और चीन की हो। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन बहुत जल्द रूस की तरह परमाणु हथियारों का बंदोबस्त कर लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम हैं, जिनका परीक्षण करके वो सबसे भयानक और विनाशकारी न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेंगे। Do with others, they seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. अमेरिका को दुश्मनों के एटम बम से जितना खतरा है, उतना ही उसके दोस्त देशों को तबाही का डर है। अमेरिका पर निशाना साधने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप को परमाणु हमले से दहलाने की धमकी कई बार दोहराते आ रहे हैं। हाल ही में लगातार परमाणु हथियारों के परीक्षण से उनके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका को शक है कि पुतिन खुद हमले के बजाय किसी दोस्त देशों से यूरोप पर परमाणु बमों की बौछार करवा सकते हैं। इसके लिए किम जोंग उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम डायरेक्टर हीथर विलियम्स ने साफ किया है कि किम के डर से अमेरिका परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा। सुपर पावर के परमाणु परीक्षण की असली वजह चीन और रूस हैं। There isn't a technical reason for the U.S. to return to testing just in response to North Korea, but it is worth noting that both Russia and China have been testing nuclear delivery platforms over the past year. A year ago, China tested an intercontinental ballistic missile over the Pacific, and just in the past month, the Russians have tested a new nuclear-powered, nuclear-capable cruise missile that has incredibly long ranges. And they've also tested an underwater drone that could potentially carry nuclear weapons, according to Putin. ये तय है कि अब अमेरिका एटमी पावर बढ़ाएगा। इससे रूस और चीन को भी एक तरह से परमाणु हथियारों को बढ़ाने का लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे भी न्यूक्लियर वॉर के आसार तेजी से बन रहे हैं। अमेरिका ने नेटो में अपने राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर को कीव भेजकर पुतिन को सख्त मैसेज दिया है। यूक्रेन में मैथ्यू व्हिटेकर और यूक्रेन के रक्षा मंत्री डेनिस शमहॉल ने विंटर वॉर पर बैठक की है। ट्रंप के राजदूत ने अब खुलकर यूक्रेन को नेटो फोर्स की मदद का रास्ता साफ किया है। यही नहीं, यूक्रेन यूरोपीय देशों के साथ मिलकर हथियारों की फैक्ट्रियां बनाने का ऐलान पहले ही कर चुका है। यूक्रेन ने अपने हथियारों की फैक्ट्रियां बर्लिन और कोपेनहेगन में बनाने की जानकारी दी है, जहां बने ड्रोन और तोपखानों के निर्यात से यूक्रेन को अच्छी खासी आर्थिक मदद मिलने वाली है। Відкриваємо 2 експортні столиці. Ви знаєте, що це копродакшн і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші 2 столиці це вирішено на рівні компаній, які будуть в копродакшні, а також на рівні держав. Перші 2 столиці це наших представництва там будуть, це Берлін і Копенгаген. यूक्रेन जितना मजबूत होगा, पुतिन उतने ही आक्रामक होंगे। पुतिन जितने गुस्से में आएंगे, एटम बम पर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। वैसे प्रेसिडेंट पुतिन सीधे अमेरिका से युद्ध की जगह उन्हें फ्रंट पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं, जहां सुपर पावर हमले कर रहा है। रूस के रक्षा समिति के उपाध्यक्ष एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप के खिलाफ ऑर्शनिक मिसाइल को युद्ध में उतार सकते हैं। पुतिन जिस फ्रंट पर एटमी मिसाइल की तैनाती करेंगे वो वेनेजुएला हो सकता है, जहां अमेरिका के हमले जारी हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया है कि वो हर दिन प्रेसिडेंट पुतिन के संपर्क में हैं। मादुरो ने दावा किया है कि पुतिन वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। Hablar y entenderse.
un hombre que defienda el derecho internacional, los derechos humanos y esté en contra de crímenes como estos, que amenazan la vida de los pueblos del Caribe, pero amenazan lo más grave, la paz, la estabilidad de nuestra región. जिस दांव से अमेरिका अब तक पुतिन को परेशान कर रहा था, वही रूस अब आजमा रहा है। मतलब अमेरिका के दुश्मनों को दोस्त बनाकर रूस युद्ध में उलझा रहा है। लेकिन ऑर्शनिक जैसी मिसाइल को क्या पुतिन मादुरो जैसे कट्टर लीडर को देने का जोखिम मोल ले सकते हैं? पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ऑर्शनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे, पुतिन बार बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर नहीं। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. कह सकते हैं कि ऑर्शनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को पहले दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तिन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर यह कैपिटल सिटी ब्रसल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। ऑर्शनिक के वॉरहेड की ताकत क्या है ये पुतिन बता चुके हैं। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ऑर्शनिक मिसाइल से दहला सकते हैं। ऑर्शनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक इंच पुतिन कवर करते हैं। यानी तब लंदन से लेकर पेरिस और रोम से लेकर बर्लिन तक सब शहर जलने लगेंगे। पुतिन की मिसाइल 100% की गारंटी देती है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि अब रूस में ऑर्शनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नेटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. अमेरिका का दावा है कि पुतिन की ऑर्शनिक मिसाइल रूस की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल के बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली ICBM की श्रेणी में आती है। जैसे रूस की RS-28 सरमत और RS-24, ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर की ज्यादा की रेंज रखती हैं। लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली और अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। रूस की एटमी मिसाइलें ही नहीं, हाइड्रोजन बम भी सुपर पावर के भय का कारण है। दूसरी पीढ़ी के एटमी हथियारों का बाप कहे जाने वाले जार बम पुतिन के पास हैं। ये बम कितना विध्वंसक है, ऐसे समझिए। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटमी धमाका किया था। लिटिल बॉय की तबाही की ताकत 13 किलो टन TNT आंकी गई थी।
वहीं रूस ने जिस जार बम का सिर्फ परीक्षण किया वो 50 मेगाटन TNT की क्षमता वाला हाइड्रोजन बम बताया गया, जिसकी तबाही हिरोशिमा में फटे एटम बम से 3800 गुना ज्यादा होती। रूस का यह परमाणु हथियार फादर ऑफ ऑल बम के नाम से कुख्यात हुआ, जबकि अमेरिका के एटमी हथियारों के नाम फैटमैन, राउंड फिश और हेल्ड जैसे रखे गए। जाहिर है पुतिन के एटमी हथियारों के नाम उनकी तबाही की ताकत को देखते हुए रखे गए हैं, लेकिन एटम बमों से कई हजार गुना बर्बादी मचाने वाले हथियारों की होड़ में अब अमेरिका ने भी खुद को झोंक दिया है। एक बात जग जाहिर है, अगर अमेरिका ने ठान लिया कि वो परमाणु पावर में भी सबसे आगे रहेगा तो उसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी सुपर पावर अमेरिका ही है, जिसके एक इशारे पर मुल्कों की तकदीर तय होती है। इसमें भी शक नहीं कि युद्ध कहीं भी हो रहा हो, किसी के बीच हो रहा हो, नतीजा अमेरिका के रुख से तय होता है। ईरान ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इजरायल को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एक ही रास्ता बचा है। अपनी मिसाइल पावर का जिक्र करके ईरान की लीडरशिप ने ट्रंप के सामने 3 विकल्प रखे। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ये विकल्प मान जाए तो इजरायल को बख्शा नहीं जाएगा। तेहरान में तालिकानी स्ट्रीट और यहां पहुंचे हैं हजारों लोग। तालिकानी स्ट्रीट पर 1979 से पहले अमेरिका का दूतावास हुआ करता था, आज भी है, लेकिन बस इमारत बाकी है, क्योंकि 46 साल पहले ईरान का जो गुस्सा अमेरिकी दूतावास पर फूटा था, आज उसी का एक और ट्रेलर तेहरान में दिखाया जा रहा है। ईरान ने बता दिया है कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। ईरान के नए तेवर को समझने के लिए वहां की राजधानी तेहरान चलिए। तेहरान के तालिकानी स्ट्रीट पर जमा हुए लोग देखिए और समझिए कि आखिर ईरान के लोग क्यों अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए देखिए कि 46 साल पहले 4 नवंबर 1979 को क्या हुआ था। सब कुछ फ्लैशबैक में है। उन्नीस में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में रुहुल्लाह खुमैनी थे, लेकिन उनके आने से पहले ही ईरान के शाह रजा पहलवी देश छोड़कर अमेरिका भाग चुके थे। ईरान में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह या कहें कि रायशुमारी हुई। 98% लोगों ने कहा कि वो खुमैनी के साथ हैं। इस दौरान पता चला कि शाह अमेरिका भागने के साथ साथ ईरान के अरबों डॉलर की संपत्ति भी अमेरिका ले गए हैं। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त 3 महीने के दौरान ये रकम बैंक से निकाली गई थी। शाह रजा पहलवी को अमेरिका ने पनाह दी तो ईरानियों का गुस्सा भड़का और फिर जब अमेरिका ने शाह को ईरान सरकार के हवाले नहीं किया तो तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हजारों लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान अमेरिकी दूतावास का स्टाफ, जिनकी तादाद 66 के करीब थी, उनमें से 52 लोगों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। ये ऐसी घटना थी
जिसके बाद आज तक अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंध पटरी पर नहीं आए और न आने की उम्मीद है। इसकी वजह है ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका इजराइल की मदद करना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने बता दिया है कि वो बिजली पैदा करने के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। यहाँ से अमेरिका को हटना होगा। همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله खामेनेई ईरान की पब्लिक का मूड भी देख रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल एक ऐसा पहलू है जिन्हें लेकर वहां की लीडरशिप और आम लोगों के बीच पिछले 5 दशकों से बड़ा गुस्सा देखा गया है। 2025 में जून के दौरान 12 दिन का युद्ध इस गुस्से को उस बुलंदी पर ले गया है जहां से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में 0% गर्माहट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। खामेनेई ने अमेरिका को लेकर 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी साफ कर दी है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल न दे। और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया से समेट ले। چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیش رو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. ईरान में 4 नवंबर का दिन हमेशा से अमेरिका के सबसे बड़े विरोध के तौर पर मनाया जाता रहा है। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे उसकी सेना है, उसकी मिसाइल पावर है और इसी की बुनियाद पर ईरान पश्चिम एशिया में इन दोनों बड़ी ताकतों को चैलेंज करता रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर वो अमेरिका से बातचीत में किसी जल्दी में नहीं है और जो भी बातचीत होगी वो उसकी शर्तों को पूरा करने के बाद बराबरी पर होगी और ईरान देश हित में फैसले लेगा। به دیپلماسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بودیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست. قبول بکنن که بر اساس منافع متقابل، بر اساس احترام متقابل از موضع برابر وارد مذاکراتی بشن که هدفش یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز هست برای مشکلاتی که وجود داره. اگر بخواهند که مسیرهای دیگر امتحان بکنن، قبلا هم کردن نتیجه نگرفتن. اگر بخواهند زورگویی و زیاده خواهی بکنن، از این قبلا هم امتحان کردن و نتیجه نخواهند. अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। ईरान की इस ताकत में 8 गुना इजाफा करने की तैयारी अब पुतिन ने कर ली है, क्योंकि पुतिन और खामेनेई के बीच एक डील ने रूस और ईरान के हर दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को पुतिन वाली बड़ी ताकत मिलने जा रही है। रूस अब ईरान में 1-2 नहीं बल्कि 8 परमाणु प्लांट बनाने जा रहा है। इसमें 4 प्लांट बुशहर में बनाए जाएंगे, जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर से ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामेनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन और खामेनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बुरी तरह डरा दिया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी डील एक है लेकिन खबर 3-3 निकल रही हैं। पहली खबर, इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दूसरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया है कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।
तीसरी खबर, इस डील ने साबित कर दिया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध फिर हुआ तो उसमें ईरान को हराना फिर नामुमकिन साबित होगा। इसकी पक्की गारंटी पुतिन दे रहे हैं। بعضی‌ها تاریخ رو وارونه می‌نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. این ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. खामेनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लग रहा है कि ना अमेरिका ना ही इजराइल के लिए ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई हैं। सवाल है कि क्या 2025 के आखिर में युद्ध हुआ तो इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान इजराइल के बीच हालात बिगड़े तो तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग डराने वाली है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की चेतावनी के साथ साथ एक कमांडर ने डबल फ्रंट वाली चेतावनी दी है और कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। जाहिर है खामेनेई और उनके कमांडरों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید نکنیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामेनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इनमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting
Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक न पहुंच पाएं। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं।